Good morning, dear children. Now let's discuss our next topic, technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. अब क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में हज़ारों वर्ष से हो रही है, खेती हो रही है, जो सस्टेन्ड यूजेस हैं लैंड के बिना किसी तकनीकी या जो संस्थागत परिवर्तन है उनकी वजह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बिना किसी चेंज के, मतलब कि वो परंपरागत तरीके से जो उनको यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं वो हिंडर हो रहा है, मतलब कि बाधक हो रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं, है ना, उसकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें कोई भी नयापन नहीं है। ये परंपरागत तरीके से जैसे पहले यूज़ होते थे उसी तरह से अभी भी इनको यूज़ किया जाता है। तो in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. जबकि इरिगेशन सोर्सेज जो हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ है, इसके बावजूद भी ज़्यादातर फार्मर्स हमारी कंट्री में अभी भी वो मॉनसून पर ही निर्भर हैं और इसके साथ साथ नेचुरल फर्टिलिटी पर, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर को उसी के बल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और मॉनसून पर ही निर्भर रहते हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज ए सीरियस चैलेंज। लेकिन जो लगातार हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उसके लिए उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर दैन 60% of its population needs some serious technical and institutional reforms. तो वो एग्रीकल्चर जो कि 60% से ज़्यादा लोगों को आजीविका प्रदान करती है, यहाँ पर ज़रूरत है कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. और इसीलिए collectivization, consolidation of holdings, collectivization मतलब सामूहिक खेती, और इसके अलावा जो भी हमारी होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं जो अलग अलग बिखरी हुई हैं, उनको एक जगह करके, इकट्ठा करके चकबंदी जिसको कहते हैं, इसके अलावा कोऑपरेशन और एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, जो ज़मींदारी प्रथा थी, है ना, उसका एबॉलिशन, ये सारी चीज़ें जो है इनको प्राथमिकता दी गई ताकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा सकें कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें लैंड रिफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस had already led to fragmentation of land holdings necessitating consolidation of holdings. तो इसी तरह से जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार का जो कानून है, उसकी वजह से लैंड होल्डिंग्स का फ्रैगमेंटेशन होता है और जहाँ पर ज़रूरत है कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की, होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना है, उनको इकट्ठा
रखना है। तो द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफ़ी कम रहा। इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. तो भारत सरकार ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके 1960s और 1970s में। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन दैट इज़ ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, है ना, वेयर some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture. तो ये सब कुछ स्ट्रेटजीज थी हमारी सरकार ने जो अपनाए थे इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर में, कुछ पहल की ताकि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सके। बट दिस टू लेड to the concentration of development in few selected areas. लेकिन इनका जो कंसंट्रेशन था, है ना, डेवलपमेंट का, वो कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज तक ही था। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. तो इस तरह से 1980s और 1990s में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों ही थे। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, अगर सूखा वगैरह पड़ जाता है ना तो उसके अगेंस्ट क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न किया गया, इसका प्रावधान किया गया। जैसे ड्रॉट, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ड्रॉट है, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज़, इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. तो एक तो स्टेप था कि लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो कि शुरू किया गया कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स यूज़ किए गए, संस्थागत और तकनीकी सुधार किए गए। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया। सूखा, बाढ़, साइक्लोन, फायर, कभी आग लग जाती है या कोई बीमारी फसलों में लग जाती है जिसकी वजह से फसलें नुकसान हो जाता है फसलों का, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न किया गया। ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके साथ साथ बैंक्स जो है लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर, मतलब कम ब्याज दर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, उसके लिए प्रयास किया गया कि बैंक ऋण दे सकें किसानों को कम ब्याज दर पर। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे इस डायरेक्शन में। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस scheme, PAIS are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers. किसानों के बेनिफिट के लिए ये कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा। Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on the radio and television.
The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. तो इसके अलावा कुछ इस आप देख सकते हैं कि स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये अभी भी रेडियोज़ और टेलीविज़न्स पर आता है ताकि जो किसान लोग हैं, किसान भाई है ना, उनको जानकारी मिल सके समय समय पर किस मौसम में किन चीज़ों की खेती की जा सकती है, किस तरह से की जाए कि उनको अच्छी उपज मिले। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया, रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइजेस, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके लिए ताकि जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो किसानों का शोषण होता है कुछ स्पेक्युलेटर्स और मिडिलमैन के थ्रू, कुछ दलाल और कुछ बिचौलिए ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं, तो उसको रोका जा सके। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए थी ताकि कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकें एग्रीकल्चर में। तो हम इसमें कुछ और भी देख सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में जैसे पर्शियन व्हील है ना, पर्शियन व्हील हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द वाटर पम्प, प्लो बाय द टेलर एंड हैरो ड्रॉन बाय ट्रैक्टर्स, बुलक कार्ट्स बाय ट्रक्स। तो पहले क्या हुआ, ट्रेडिशनली जो पर्शियन व्हील था है ना, उसको यूज़ करते थे लोग, लेकिन अब उसको वाटर पंप से रिप्लेस कर दिया गया है। अब उसकी जगह पर वाटर पंप का यूज़ होता है, ट्यूबवेल का यूज़ होता है। और इसी तरह से जो प्लो होता था, हल है ना, और हैरो, अब उसको ट्रैक्टर्स उसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से जो बुलक कार्ट्स थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह है ना, उसकी जगह पर ट्रक यूज़ होता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए और हो रहे हैं। दूसरी जो ऑल वेदर रोड्स और जो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, दे हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। पक्की सड़कें बनाई गई और यातायात के और कम्युनिकेशंस के जो फास्टर मीन्स हैं है ना, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स आर नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय ड्रिप इरिगेशन एंड यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स। पहले खेतों की सिंचाई ऐसे ही कर दी जाती थी डायरेक्टली, लेकिन अब उसकी जगह पर ड्रिप इरिगेशन या कि स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है, जिससे पानी भी कम लगता है और इरोजन भी नहीं सॉइल इरोजन भी नहीं होने पाता है। उससे जितनी ज़रूरत होती है खेतों को, उतना ही पानी उनको दिया जाता है। Chemical fertilizers, biofertilizers, HYV and early maturing quality seeds have been developed. तो इस तरह से आप HYV सीड्स के बारे में आपने पढ़ा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स, और जो कि जल्दी ही सीड्स मैच्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सब का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरह से हुए। गवर्नमेंट ने ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया। गवर्नमेंट एबॉलिश द ज़मींदारी सिस्टम फॉलोड विद कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और उसकी जगह पर जो लैंड होल्डिंग्स थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, उसका कंसोलिडेशन किया, चकबंदी वगैरह जो है शुरू की। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज टू फार्मर्स इन न्यू एंड improved techniques, and special weather bulletins have been introduced. Crop insurance to protect the farmers against losses by natural and man-made calamities. तो इस तरह से ये जो भी आपदाएं हैं, चाहे हम प्राकृतिक आपदाएं कर लें, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, या कि मैन मेड कैलामिटीज़, इनकी वजह से अगर कुछ उनको नुकसान हो जाता है उनकी फसलों को, तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न किया गया है।
availability of capital or investment through banks and cooperative societies. Minimum support price for various crops ensures minimum price for the crops grown by the farmers. Kisan credit card, personal accident insurance schemes, PAIS are some schemes introduced by the government for the benefit of farmers. And Indian farmers are facing a big challenge from international competition. अब जो इंडियन फार्मर्स हैं, है ना, उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, इंटरनेशनल कंपटीशन से. A reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, market and mechanization. अब जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर्टिकुलरली इरिगेशन, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट, मैकेनाइज, यहाँ रिडक्शन हो रहा है. सब्सिडी फर्टिलाइज़र्स पर वो डिक्रीज़ हो रही है और जिसकी वजह से कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. दीज आर सम चैलेंजेस फेसिंग by the farmers, challenges faced by the farmers. Reduction in important duties or agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. इसी तरह से जो भी import duties है, जो भी आयात कर है ना, उस पर भी रिडक्शन होने की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वहाँ पर उनका नुकसान हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कंट्री में. फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉजिंग ए डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. अब इस तरह से जो फार्मर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, वो खेती में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लोग वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट्स आर डिक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. भूदान, ग्रामदान. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual heir. महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना एक आध्यात्मिक शिष्य के रूप में उनको डिक्लेयर किया था. एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज. अब उन्होंने सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में. किसने? विनोबा भावे ने. ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य. गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य, है ना, उसके मत में थे, है ना ये. आफ्टर गांधी जीज मार्टरडम विनोबा भावे, गांधी जी की शहादत के बाद विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जीज मैसेज कवर्ड ऑल द इंटायर कंट्री. गांधी जी का जो मैसेज था, गांधी जी के संदेश को फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए उन्होंने पद यात्रा की लगभग पूरे देश की. वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग. तो एक बार वो इसी तरह से एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश में. तब उस समय कुछ लैंडलेस विलेजर्स जो थे, भूमिहीन ग्रामवासी थे, उन्होंने मांग की कुछ लैंड की, कुछ भूमि की अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए. विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. विनोबा भावे ने उस समय तो उनसे कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको एश्योर किया, भरोसा दिलाया कि वो इस बारे में
गवर्नमेंट से बात करेंगे उनको लैंड प्रोवाइड करने के लिए, अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, इफ़ दे टू कोऑपरेटिव फार्मिंग मिल करके एक साथ खेती करते हैं तभी। तो सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villages। और तभी अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ 80 एकड़ ज़मीन जो है ऑफर किया लगभग 80 भूमिहीन ग्रामवासियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। इसी एक्ट को भूदान के नाम से जाना जाता है। तो लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और बाद में उन्होंने पूरे देश में यात्रा की और अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless। कुछ जमींदार्स और कुछ जो ओनर्स थे गांव के, उन्होंने भी अपनी जो ज़मीन थी, अपनी लैंड को जो लैंडलेस विलेजेस थे, टू ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, है ना, कुछ विलेजेस को ऑफर किया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंडलेस लोगों के लिए। इट वाज नोन एज ग्रामदान। इसको ग्रामदान कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने किया, जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड ऑफर की श्री रामचंद्र रेड्डी ने, है ना, लगभग 80 एकर्स लैंड to be distributed among 80 landless villages, and this act was known as Bhudan। And some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless। अब कुछ जो ज़मींदार थे, जो गांव के मुखिया थे, गांव के ओनर्स थे, है ना, उन्होंने गांव को ही ऑफर किया, विलेजेस को ही लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑफर किया। एंड इट वाज नोन एज ग्रामदान। इसको ग्रामदान कहा जाता है। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। तो बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने चूज़ किया कि कुछ जो पार्ट था उनकी लैंड का, उसको पुअर फार्मर्स को देंगे, इस डर से ताकि उनकी लैंड कहीं सील ना हो जाए, है ना, टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, कि उनकी ज़मीन कहीं जब्त ना कर ली जाए। एंड दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो ये जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था, मूवमेंट था, जिसको कि विनोबा भावे ने शुरू किया, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस। एग्रीकल्चर एक बैकबोन रहा है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में रहा है एग्रीकल्चर, जबकि इसका शेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा है।
जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में जो इसका शेयर है, जो इसका योगदान है, वो घट रहा है 1951 के बाद से। 2010-11 about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture. अब इसका जो 2010-11 में लगभग 52% पूरा जो टोटल वर्क फोर्स है उसके 52% पॉपुलेशन जो है या वर्क फोर्स ये फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, जो कि इंडियन पॉपुलेशन के आधी जनसंख्या से ज़्यादा थी। मतलब कि लगभग मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस, है ना। तो अपनी आजीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए लगभग आधी जनसंख्या से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implications for society. तो इस तरह से जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का जीडीपी में, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है, एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि किसी भी तरह का जो डिक्लाइन या स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर में, उससे क्या होगा कि जो दूसरे स्फीयर्स हैं उसमें भी डिक्लाइन होगा। इकोनॉमी के जो दूसरे स्फीयर्स हैं, जो दूसरे फील्ड हैं, दूसरे क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ भी कमी आएगी, उनका भी डिक्लिनेशन होगा, और जिसका कि एक समाज पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एक वाइडर इम्प्लीकेशन होगा। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. तो इस तरह से एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए, उसके महत्व को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रयास किए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। Establishment of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast, मौसम विज्ञान और इस तरह से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, वेटरनरी सर्विसेज, पशुओं की या जानवरों के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, तो इन सारी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। these were given priority for improving Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन सब चीज़ों को प्राथमिकता दी गई। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम। इसके अलावा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना भी बहुत ही ज़रूरी समझा गया। Now, from the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. तो ये टेबल जो है 4.1, इससे ये स्पष्ट होता है कि जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है कई वर्षों से, इसके बावजूद भी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये जनरेट नहीं कर रही है कंट्री में। पर्याप्त रूप से रोजगार के अवसर ये नहीं दे रही है लोगों को। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसेलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है खेती में, कृषि में,
वो डिसिलरेट हो रही है, कम हो रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की स्थिति है। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज from international competition and reduction in the public investment in एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आज जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फार्मर्स के सामने एग्रीकल्चर सेक्टर में। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी है वो भी डिक्रीज हो गई है, जिससे प्रोडक्शन पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. And all these things are discussed, है ना, earlier. ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर ली हैं आप लोगों से. When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunities in the agriculture sector? Okay, dear children, next come to the next point. Impact of globalization on agriculture. एग्रीकल्चर पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फेनोमेना। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, ये कोई नया फेनोमेना नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन के टाइम पर भी ये था, औपनिवेशीकरण के समय भी था। इन द 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of South India were encouraged to grow these crops. 19th century में जब यूरोपीय व्यापारी या यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, उस समय भी जो इंडियन स्पाइसेस थे, भारतीय मसालों का निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में, और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के, उनको इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इनकरेज किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज भी इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाले आइटम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, स्पाइसेस, मसाले। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. ब्रिटिश पीरियड में जो कॉटन बेल्ट्स थी इंडिया की, जहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता था, उस जहाँ पर कॉटन ज़्यादा की ग्रोथ अच्छी होती थी, तो उन बेल्ट्स ने ब्रिटिश को अट्रैक्ट किया और इस तरह से ब्रिटिश ने अब अल्टीमेटली कॉटन को ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल के रूप में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मैनचेस्टर में और लिवरपूल में, वो इसीलिए फ्लरिश हुई, इसीलिए फली फूली, क्योंकि वहाँ पर गुड क्वालिटी का कॉटन इंडिया से एज ए रॉ मटेरियल भेजा जाता था, है ना। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार, and this was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. तो आपने पढ़ा है कि किस तरह से चंपारण आंदोलन के बारे में, जो कि 1917 में बिहार में ये स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट किया गया क्योंकि जो फार्मर्स थे उस रीजन के, उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन करवाया जा रहा था, इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था उनकी लैंड पर, क्योंकि ये ज़रूरी था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि ब्रिटेन में लोकेटेड थी।
तो उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए रॉ मटेरियल वो चाहते थे कि इंडिगो वहाँ पर उनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिगो की ज़रूरत थी, नील की। तो दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। तो अब क्योंकि इंडिगो का प्लांटेशन करते थे, इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी वहाँ, तो इसकी वजह से जो लैंड होती थी वो अनफर्टाइल हो जाती थी उनके फूड ग्रेन्स के लिए। वो अगर जिस लैंड पर नील की खेती की जाती है उसकी वजह से वो उस लैंड पर कोई दूसरे अनाज का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो अब ये जो फार्मर्स थे चंपारण के, जो कि इंडिगो प्लांटेशन करते थे, प्लांटेशन वर्कर्स, तो ये अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपने परिवारों को चलाने के लिए फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पाते थे वहाँ पर। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. अब ग्लोबलाइजेशन के अंडर 1990 के बाद जो फार्मर्स थे इंडिया के, उन्होंने कुछ नई चुनौतियाँ जो है एक्सपोज की। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. अब क्योंकि ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ, इसके बावजूद भी हमारे जो फार्मर्स हैं ये कंपटीशन नहीं कर पाते हैं उन कंट्रीज़ के साथ जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड हैं एग्रीकल्चर में। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसको लाभदायक बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक प्रॉपर थ्रस्ट की ज़रूरत है ना। प्रॉपरली उसको पुश करना पड़ेगा, उसको फोर्स करना पड़ेगा ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी कंडीशन में सुधार लाया जा सके। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। ग्रीन रेवोल्यूशन में ने इस चीज़ के लिए, ऐसा करने के लिए प्रॉमिस किया, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है, इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, लेकिन अब ये भी कंट्रोवर्सी में है। इट इज़ बीइंग एलिज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन कॉज हुआ है ना। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का ओवर यूज़ होता है, अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से केमिकल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, और जिससे जो एक्विफर्स हैं वो ड्राई हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है उसमें। बायोडाइवर्सिटी भी वैनिश हो रही है। द की वर्ड टुडे इज़ जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो इस तरह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है कि नए हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं सीड्स के, उनको इन्वेंट किया जाता है। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज वास्टली इन इंडिया? In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. तो वास्तव में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, उसकी ज़्यादा आजकल डिमांड है, क्योंकि ये बिना किसी फैक्ट्री मेड केमिकल्स के होती है, जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं।
hence it does not affect environment in a negative manner. तो इसकी वजह से इससे environment को कोई नुकसान नहीं होता. A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. So India's rural population is about 833 million 2011 के according, which depends upon 250 million approximately hectares of agricultural land. तो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 833 मिलियन है, जो कि लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर्स जो है एग्रीकल्चरल लैंड की उस पर डिपेंडेंट है, एंड एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एवरेज जो है, एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन, लगभग आधे हेक्टेयर पर प्रति व्यक्ति का भार आता है हाफ हेक्टेयर लैंड पर. तो इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. अब इंडियन फार्मर्स जो है उनको अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. सीरियल्स की जगह पर हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है उनको ग्रो करनी चाहिए, एंड दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली. तो इससे क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होगी और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी रिड्यूस होगा. हमारे जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है ना, उसमें भी कमी आएगी. एंड बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice और sugar cane. क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें जो हैं है ना, बायोडीजल क्रॉप्स वगैरह हैं, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, तो इनमें कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है राइस और शुगर केन की अपेक्षा. तो इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स. तो इस तरह से जो इंडिया की डाइवर्स क्लाइमेट है ना, उसको हार्नेस किया जा सकता है बहुत वाइड रेंज की जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उसके लिए. तो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड. तो अगर क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज किया जाता है, जैसे सीरियल्स से अगर हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा. जब फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो करेंगे, उनकी जगह पर हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो किया जाएगा, तो फूड कहाँ से आएगा? उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, बाहर से आयात करना पड़ेगा. ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज ए डिज़ास्टर. 1960s में ये इस तरह से एक डिज़ास्टर के रूप में इसको देखा गया था कि बहुत ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था फूड ग्रेन्स को. बट इफ़ इंडिया इंपोर्ट सीरियल्स while exporting high value commodities, it will be followed successful economies like Italy, Israel and Chile. तो लेकिन अगर इंडिया इंपोर्ट करता है सीरियल्स को, है ना, अनाज को, जब वो एक्सपोर्ट करता है, हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है ना, उन चीज़ों को जो कि हाई वैल्यू की हैं उनको भेजता है, बाहर देशों में निर्यात करता है, और उसके जगह पर क्या करता है, सीरियल्स को इंपोर्ट करता है. तो ये जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ हैं उनको फॉलो करेगा, जैसे इटली है, इज़राइल है, चिली है, इन्हीं की तरह से. एंड दीज कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स. तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये फार्म प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ऑलिव्स हैं, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन, एंड इम्पोर्ट सीरियल्स. इन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट करके क्या करता है, सीरियल्स इंपोर्ट करता है. आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट द इशू. तो क्या इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए हम तैयार हैं? तो इस इशू पर आपको डिबेट करना है ना. आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो एंड हम लोग इस पर
डिबेट कर सकते हैं और या फिर आप इस पर डिबेट लिख सकते हो कॉपी में. एंड दीज क्वेश्चंस आंसर्स मस्ट बी डन इन योर notebooks. Okay. Okay, children, that's all for today. Your questions answers must be completed in your note.